जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जहां पे आप प्रतिदिन अभी देख रहे हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो इसमें अभी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगातार लाया जा रहा है। तो इसका जो मास्टर वीडियो है 1 से 10 तक वो आपको अपलोड कर दिया गया है कल शाम में ही, दिन में ही किया गया। हालांकि वो चला है आपको रात के 8-9 बजे तक चला है, तो उसे आप जाके ज़रूर देख लीजिए। तो अभी इसमें जो है किरण प्रैक्टिस सेट का जो है हमारा ये 13वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पिछला 12 प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है। चलिए अब 13वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं 13वें प्रैक्टिस सेट का। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिए कि घ का जो है उच्चारण इसमें जो क ख कवर के अंतर्गत आता है, जिसका उच्चारण का स्थान घ अगर बोलेंगे तो इसका उच्चारण कंठ से हो जाएगा। और चवर के अंदर जो भी आते हैं उसका तालु हो जाएगा य तथा स। ये सब अंतस्थ उष्ण व्यंजन है, इनका उच्चारण जीव तालु दंत तथा ओष्ठ से के परस्पर सहयोग से हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें निश्चयवाचक। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें 2 सर्वनाम है, जो तथा वह। यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है तथा जो वह है इसमें वह निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शा रहा है। अर्थात जो दिख रहा है वो और वह अर्थात निश्चय कर रहा है कि ये मेरा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यण संधि। अगला प्रश्न देखेंगे। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जानबूझकर आफत मोल लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे इसका आर यू कीन टू गेट टुगेदर ऑन सैटरडे? तो क्या आप शनिवार को एक साथ आने के इच्छुक हैं? अगला प्रश्न देखेंगे। किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुरंग। शब्द का जो सर्प का जो होता है सांप का पर्यायवाची होता है। जैसे सांप भी सर्प का ही पर्यायवाची है, अहि है, भुजंग है, व्याल है, नाग, विषधर, उड़ग इत्यादि ये सब हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उपेक्षा का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सम्मान हो जाएगा। उपेक्षा में किसी व्यक्ति की आप जो है अवहेलना करते हैं और इसमें सम्मान में किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, तो ये उसका ठीक विपरीत हो गया। ग्राम गीतों का मुख्य विषय क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सामाजिक जीवन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किस कैसे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला प्रश्न देख लेंगे कि बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ कौन सी अन्य सीख भी मिलनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वाधीनता की। ये जो है आपको क्लास 9th के जो है लिया गया है, उससे जो हिंदी का जो लेसन है उसमें शिक्षा में हेरफेर पाठ से लिया गया। लेखक कहते हैं कि जीवन की आवश्यकता में बंद कर आ जाना मानव जीवन का धर्म नहीं है, मनुष्य कुछ हद तक आज़ाद भी है। अगला इसमें जो इनका कहना है कि शिक्षा के विषय में यही बात लागू होती है कि बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता की भी सीख मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन ऑफ द इसमें इंग्लिश का है, वन ऑफ द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें यू वेस्टेड योर टाइम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। अगला प्रश्न देखेंगे। सेलेक्ट एंटोनिम्स फॉर होर्रिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एम्बल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। फाइंड द सिनोनिम ऑफ फॉल्स का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, इनकरेक्ट।
अगला प्रश्न देखेंगे, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक्स द आंसर इज, क्या हो जाएगा? अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज अबव बोर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में जो हिंदी वाक्य का सही से अंग्रेजी रूपांतरण, ये भी ट्रांसलेशन ही है, तो उसने उदाहरणीय साहस का परिचय दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ही एग्जाबिटेड एग्जाम्पलरी करेज। तो इसमें जो है जैसे कि किसी के द्वारा जो बहुत एग्जाम्पल के रूप में कोई साहस का परिचय दिया गया, उसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि ही एग्जिबिटेड एग्जाम्पलरी करेज। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि द आइज आर नॉट हियर इज अ डैश। तो इसमें भरना क्या है, या फिर इसका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरी द आइज आर नॉट हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। ये इनके द्वारा लिखी गई है, पुस्तक है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलेक्जेंडर आर्ट्स। अगला देखिए, ये सोशल साइंस का ये प्रश्न है। अब किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। जब बंदे प्रत्यक्षीकरण वह प्रक्रिया है या एक कानून का आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र जो है अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को आदेश जारी किया जाता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और इसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताई जाए। यह आज्ञा पत्र होता है, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी, जैसे उसका वकील वगैरह हो, न्यायालय से याचना करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यह होता है कि जब आपके मौलिक अधिकार का कहीं पे अगर इसमें हनन होता है, उसके समय में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कभी पुलिस क्या करती है, किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार कर लेती है और वो कारण भी नहीं बताती है, तो वैसी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति हो और उनसे संबंधित कोई भी उनके जो वकील हैं, वो चाहे तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 का प्रयोग आपको करके वो हाई कोर्ट में वो चाहे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित जो रीट है वो जारी करवा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 3 झरनों का सामूहिक नाम है। विशेष रूप से ओंटारियो जलप्रपात जो ओंटारियो प्रांत है एवं न्यूयॉर्क राज्य के बीच विस्तार के घटते हुए क्रम में ये तीनों झरने हैं। और हमारे भारत का जो है नियाग्रा आपको चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 323A। संविधान के अनुच्छेद 1 का अनुपालन करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की जो स्थापना की गई, इस अनुच्छेद द्वारा संसद को अधिकृत किया गया है कि वह लोक सेवकों और सरकार के मध्य सेवा शर्तों, अनुशासन आदि में संबंधित विवादों के निपटारे हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकेगी। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिकंदर मिर्जा।
सिकंदर मिर्जा एक बंगाली नौकरशाह और पाकिस्तान की सेना के मेजर जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1956 में उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। जब संविधान को पहली बार प्रख्यापित किया गया था तो उन्हें 1958 में उनके नियुक्त सेना कमांडर जनरल अयूब खान ने बर्खास्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई, अर्थात बीपीएसपी का जो इसमें जो ये प्रावधान है कहाँ से लिया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का जो पॉलिसीज है हमारा, तो ये सभी देशों से अलग अलग लिया गया है हमारा। जैसे मौलिक अधिकार आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो बहुत सारे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन वगैरह बहुत सारी जो पॉलिसी अलग अलग राष्ट्रों से ली गई है। तो उसी में आपको जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी जो पॉलिसी है वो हमारे लिए आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन सारे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा प्रथा जो है ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के काल में। बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल आपको 1796 से 1818 जो है महाराष्ट्र जो ये मराठा संघ के जो है अंतिम पेशवा थे, ये उनके काल में ही जो है अंग्रेज द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले उन्हें एक मोटी पेंशन दी गई। उसकी धोखेबाजी और बेईमानी के कारण अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया और जहां 1853 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4। देखिए इसमें अर्थात उस राज्य में राज्यपाल का शासन हो जाता है। राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आपात वाले उपबंध हैं उसमें आपको अनुच्छेद 356 में वर्णित संवैधानिक तंत्र के किसी राज्य में अगर विफल हो जाते हैं तो राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा की जाती है और उस अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं और यह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आ जाता है, जहां पे कार्यकारी अधिकारी जो हैं उस राज्य के गवर्नर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान राष्ट्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर उसे प्रचलित किया था। रहमत अली ने 28 फरवरी 1933 को एक पर्चा प्रस्तुत किया जिसे पाकिस्तान घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। रहमत अली के पाकिस्तान के नक्शे में 3 स्वतंत्र मुस्लिम इकाइयां थी, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब, सिंध, कश्मीर व बलूचिस्तान। बंगाल असम के प्रदेश का नाम था बंग-ए इस्लाम, तो हैदराबाद का नाम था उस्मानिस्तान। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी एक राजनीतिक संस्था भर रह गई और कंपनी को आने वाले जो अगले 20 वर्षों के लिए क्राउन व उसके उत्तराधिकारियों के न्यास के रूप में भारत पर प्रशासन का अधिकार दे दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। परिसंघ को बनाने का जो है सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। तो इसके द्वारा जो है आपको परिसंघ के जो है बारे में, जैसे 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और जो मंत्रालय है विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं, क्यों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका,
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उसी क्षेत्र में बहती है। इसका यही रीजन है कि यह जो है ब्रिटिश उपमहाद्वीप और उत्तरी यूरोप के किनारों को गर्म रखता है और मेक्सिको की खाड़ी के बाद उत्तर पूर्व की ओर गर्म खाड़ी प्रवाह के रूप में आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये जो है फारस की खाड़ी और उसके तटीय क्षेत्र दुनिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत हैं। फारस की खाड़ी मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र में हिंद महासागर का एक विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। जिन तेल समृद्ध राष्ट्रों के तट फारस की खाड़ी पर है उन्हें फारस की खाड़ी के राज्यों के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 12। बिहार के 12 जिले जो गंगा के तट पर स्थित हैं, जैसे कि बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, ये सारे जिले जो हैं आपको गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्हाइट होल हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में एक व्हाइट होल एक काल्पनिक छेद होता है जिसमें से ऊर्जा, सितारे और अन्य खगोलीय पदार्थ उभरते हैं या विस्फोटित होते हैं। यह एक सैद्धांतिक खगोलीय वस्तु है जिसमें ब्लैक होल से पदार्थ का संचलन होता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1951 में। भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है वह आपको 18 जून 1951 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य उन कठिनाइयों को दूर करना था जो कुछ मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार, कानून के सामने जो समानता का अधिकार था और भाषण की स्वतंत्रता इत्यादि थे। जैसे 9वीं अनुसूची में वो सब कानून दिए गए जो कि डाले गए जिसमें न्यायालय कुछ कर नहीं सकती थी। हालांकि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय में जो हमारे जो सरकार थी उनका उद्देश्य था कि गरीब अमीर सब में, वो गरीबी से बहुत जूझ रही थी हमारी देश। तो उस समय में नेहरू जी के द्वारा वो भूमि किसी से ले नहीं पा रहे थे। अगर किसी से लेते थे तो वो जाके फिर कोर्ट में केस कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने एक अनुसूची ही अलग से बना दी और उसमें सारे ऐसे विषयों को डाल दिया गया जिसमें कि भूमि से संबंधित सारे विषय उसमें और जो भी है संपत्ति के अधिकार से संबंधित कानून उसमें डाले गए ताकि इसका जो है आप हनन होने पर, ताकि अगर सरकार उसे छीन कर गरीबों में बांट देती है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या स्थानीय हाई कोर्ट वगैरह में भी नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था उस टीम के कप्तान कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 जयपाल सिंह। आपको 1928 में जब जो ये हॉकी का हुआ था मैच, इसमें आपको जयपाल सिंह मुंडा जो है मुंडा एम्स्टर्डम में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। वह एक जनजातीय समाज के थे। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्मांड सुंदरी मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप इसे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, यहाँ पे ब्रह्मांड सुंदरी, यहाँ पे मिस वर्ल्ड नहीं होगा, मिस यूनिवर्स हो जाएगा इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको सुष्मिता सेन हो जाएगा। सुष्मिता सेन के द्वारा वर्ष 1994 में मिस इंडिया का इसमें मिस यूनिवर्स होना चाहिए, मिस इंडिया इसमें दिया हुआ है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया था। और इसके बाद 1994 में इनके द्वारा जो मिस इंडिया का खिताब जीता गया, उसके बाद जो है सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला और अपने पूरे देश में इन्होंने अपना नाम रोशन किया। और पहली उसी साल में जो है 1994 में आपको ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो गया। कि ब्रह्मांड सुंदरी का जो पुरस्कार है आपको मिस यूनिवर्स का,
उसका मिला था आपको सुष्मिता सेन को। और 1994 में इनको यहाँ पे मिस इंडिया का खिताब मिला, और ऐश्वर्या राय को उसी समय जो है मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें जी शंकर कुरूप जी के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो द्वारा है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मलयालम भाषा के महान कवि गोविंद शंकर कुरूप को वर्ष 1995 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ओट्ट कुशल नामक कृति के लिए मिला था उनको। अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने बंगाल में राष्ट्रवाद और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में आत्मनिर्णय आंदोलन के उदय से एक क्रांति और इन दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया था। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हो गया, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसी समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके द्वारा आपको एक जो सेना है मुक्त वाहिनी के नाम से इनका एक सेना का निर्माण भी किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एकमात्र देश है जिसके डाक टिकटों पर जारी करने वाले देश का नाम अंकित नहीं होता है। वह इसलिए कि यूनाइटेड किंगडम विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। बाद बाकी जो भी है इसके जैसे ILO हो गया, WHO हो गया और WTO, इन सब सारे के जेनेवा में आपको मुख्यालय हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीकों को जो है कंट्रोल करती है और अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना का पालन करती है, जिससे कि सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो सके। और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है। बाद बाकी ये तीनों का तो हमने बताया ही है कि WTO, WHO और ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वर्ष किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीखें अर्थात 1 से 4 तक विशिष्ट प्रायोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर हो जाएगा। इसमें प्रश्न में जिस महीने का वर्णन किया गया है वह अक्टूबर है। अक्टूबर में निम्नलिखित दिवस जैसे और भी दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि आपको 1 अक्टूबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस या बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो जयंती पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 3 अक्टूबर को हम लोग विश्व पर्यावास दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो कड़गम है आपको, कड़गम तमिलनाडु के एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका प्रदर्शन बारिश की देवी मणिमन की प्रशंसा में किया जाता है। इस नृत्य में जो है नर्तक या नर्तकी बहुत ही खूबसूरत से अपने सिर पर पानी के बर्तनों को संतुलित रखते हुए नृत्य करती है। ऐसा माना जाता है कि नृत्य की जो शुरुआत तंजावुर में हुई। बाद में कि ये जो सारे है ये प्रश्न सही हैं। गरबा गुजरात से, उत्तर प्रदेश का नौटंकी और जट जाटिन जो होता है ये पश्चिम बंगाल और बिहार का भी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसकी शुरुआत फरवरी 2004 में हुई थी। इसकी स्थापना आपको मार्क जुकरबर्ग और उनके साथी एडवर्ड सेवरिन और एंड्रू मैकलॉम के द्वारा मिलकर किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे,
सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 जापान हो जाएगा। सुशी जापान का एक प्रसिद्ध व्यंजन है जो जापान और उसके बाहर भी लोकप्रिय है। यह चावल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वित्त आयोग, ये हो जाएगा वित्त आयोग और चुनाव आयोग। तो इसमें जो है 1 और सी ये दोनों सही है। इसमें वित्त आयोग का गठन आपको संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच आर्थिक संबंध को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, और चुनाव आयोग का गठन आपको संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किया जाता है। चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा 2 निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया जो एक्ट जो था 1784 में लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया। इससे सरकार का जो है कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया, और इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड को। इनको जो है आपको भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के कुल 6 सदस्य उस समय थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तनम वाराणसी में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग या प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में हम जो है ये स्थान आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पटना में। गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी लाहौर में स्थित है, और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर आपको 1666 में हुआ था। वर्तमान में इस स्थान पर 109 फीट ऊंचा 7 मंजिला भवन निर्मित है, जो सिखों के लिए पवित्रतम स्थानों में से एक है। और जो है हमारे यहाँ आप जानते भी होंगे कि प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारे बिहार में। अगला प्रश्न देखेंगे, जो जिला पास किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जम्मू और कश्मीर। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय अर्थात फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके द्वारा संघ का शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में जो है, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, और इंदिरा गांधी को 1971 में, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को हालांकि इसमें आपको इसमें जो दिया गया है इस जो डिटेल में कि इनको अटल बिहारी को सम्मानित नहीं किया गया है, लेकिन अगर जो कोई अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में सम्मानित किया जा चुका है। तो इसमें दिया है कि जो इसका प्रैक्टिस सेट है उसमें दिया है कि इनको सम्मान नहीं दिया गया है, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा जिनके पास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य करार कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा जो राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान है। ये हालांकि प्रावधान जो है आपको जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उस समय ये लाया गया था, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे दलों के द्वारा इसको तोड़कर वहाँ उसमें जोड़ने की जो प्रक्रिया आ गई थी, तो सरकार के द्वारा जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा तत्काल ये व्यवस्था की गई ताकि दलों को टूटने से और यहाँ पर जो भी षड्यंत्र या फिर और भी जो है पैसों का दुरुपयोग करके जो अपने अपने पार्टी बना लेने या फिर सहयोग प्राप्त करने के लिए जो षड्यंत्र रचते, उससे पहले ही ये कानून लाया गया था उनके द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, राजीव गांधी जी के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कानून जो आपको आयु सीमा जो मतदान की है उनको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की सूची है। तीसरी अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों एवं संसद राज्य विधानमंडल के निर्वाचकों के अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ तथा प्रतिज्ञा का प्रारूप है। पांचवी अनुसूची में आपको अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। याद रखिएगा, ये छठी अनुसूची से संबंधित प्रश्न बार बार मणिपुर देके आपको पूछा जाएगा कि इसमें मणिपुर है या नहीं, तो मणिपुर इसमें याद रखिएगा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, ग्वालियर। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन की पहली लड़ाई के शताब्दी वर्ष में अर्थात 17 अगस्त 1957 को एक विद्यालय के तौर पर की गई थी। यह संस्था ग्वालियर में स्थित है और वर्ष 1995 में इस संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जा इसको प्रदान किया गया या घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1894 में। जब बिहार टाइम्स जो है ये समाचार पत्र 1894 में प्रारंभ हुआ था। इस समाचार पत्र में बिहार प्रांत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका की बात की गई और ये इस समाचार पत्र को जो है हमारे बिहार प्रांत के निर्माण में बहुत अहम योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहले श्री कृष्ण सिंह, दीपनारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, इसमें आपको ये हो जाएगा 2 नंबर इसका सही है कि A का 5 है, B का 3 है, C का 2 है और D का 1 है। तो इसमें जो है चलिए आंसर ही इसका देख लेते हैं। A का 5 है पहले, तो इसमें 1 मिनट, इसमें जो है आपको बिहार के जो संस्थान और उसके स्थापना वर्ष के बारे में दिया है। तो बिहार राज्य जो है पुस्तकालय संघ की स्थापना आपको 1936 में हुई थी। 1 मिनट, यहाँ पे दिया गया है बिहार राज्य का जो पुस्तकालय संघ का जो स्थापना है आपको 1936 में, 36 इसमें कहाँ दिया गया है, तो 5 नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है।
तो ये 5 नंबर दिया नहीं दिया है, तो इसके बारे में बताते हैं कि इसकी जो स्थापना आपको 1936 में हुई थी, और दूसरा में जो है काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो 1950 में हुई है। तो 2 नंबर का 3 हो जाएगा, अर्थात ये 2 का ये देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद सी का 2 है, सी में यह है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा, तो इसकी स्थापना जो है आपको 1951 ईस्वी में हुई, अर्थात 2 हो जाएगा। उसके बाद डी का 1 हो जाएगा। बिहार उर्दू अकादमी जो है इसकी स्थापना 1975 में होती है, और कला भवन की अगर बात हो तो वो आपको 1955 में हो जाता है। कला भवन आपके पूर्णिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार राज्य में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नालंदा, वैशाली और बोध गया। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना 1917 में की गई। इस संग्रहालय में गुप्त शासकों और पाल शासकों की सामग्री सुरक्षित है। पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया की स्थापना 1956 में की गई। इसमें बोध गया से प्राप्त मूर्तियों और अन्य पुरातात्विक सामग्री सुरक्षित है। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली की स्थापना 1945 में की गई। इसमें मौर्यकाल से जो है पालकालीन अवशेष सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे कि जब पलासी की युद्ध होती है आपको 1757 ईस्वी में, उसके बाद और अंग्रेज क्या करते हैं कि अपने जो उनको कठपुतली गवर्नर चाहिए, वहाँ पे नवाब चाहिए था राज करने के लिए, तो पहले मीर जाफर, उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, सिराजुद्दौला की तो उन्होंने हरा के उनकी हत्या ही की, और उसके बाद मीर जाफर, उसके बाद फिर मीर कासिम। तो मीर कासिम उन सब से तंग आकर उन्होंने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली परेशान होकर, और उसके बाद उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और उसके बाद फिर जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इनसे उन्होंने वार्तालाप करके एक संयुक्त सेना का गठन करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की कोशिश की, जिसको हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इन सब के बावजूद भी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इन सब की पराजय हो जाती है, और जब पराजय होती है तो ये युद्ध तो लड़ा गया था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, परंतु जो लॉर्ड क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि प्लासी के युद्ध में उन्होंने लड़ा था, तो वही आते हैं संधि करने के लिए। तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि होती है। ये संधि आपको 16 अगस्त 1765 को होती है, और इसके अनुसार से इलाहाबाद की संधि से बोलते हैं, और इसके अनुसार से जो ब्रिटिश कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी अधिकार, अर्थात जो भी राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें राष्ट्रीय आय हो जाएगा। इसमें है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी देश के सभी आर्थिक गतिविधियों का शुद्ध परिणाम और पैसे के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किया जाता है, और यह एक वर्ष में उत्पादन जो होता है नागरिकों की आय की शुद्ध राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंजाब। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारत में सबसे पहले आधुनिक कृषि पद्धति को आजमाया। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप स्थापित किए, और खेती में जो उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड बीज का उन्होंने यूज किया, कीटनाशकों का यूज किया, फिर उनकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न। तो ये जो है स्लैश और जैसे कि काटो और जलाओ, तो झूम की खेती जो है इसी का एक पारंपरिक रूप है। यह खेती की वह विधि होती है जिसमें वनों के एक छोटे भाग को जला दिया जाता है और रोपण के लिए फिर साफ कर दिया जाता है।
इसमें जो है राख की जो परिणामी परत साफ की गई होती है, उसमें जो है भूमि के पोषक तत्वों में भरपूर परत प्रदान करती है, जिससे फसलों को उर्वरित करने में मदद मिलती है। और ये जो प्रक्रिया है और ये जो पद्धति है आपको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यानी कहें कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत है, इसमें आपको इसे आदिवासी समूहों के द्वारा किया जाता है और इसे हम लोग झूम की कृषि के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इसमें ये जो है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो उस पर जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है वह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और अध्यक्ष किसी निर्णय पर आने या उस विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण देने में किसी से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपनी मर्जी से जो उसको लगे वह उस पर निर्णय दे सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति सुधारने के लिए किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्रिस्टल अवार्ड। ये जो है क्रिस्टल अवार्ड विश्व आर्थिक मंच के द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल दुनिया की स्थिति को सुधारने के लिए किया है। क्रिस्टल अवार्ड जो है उन प्रमुख कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों की उपलब्धि के लिए दिया जाता है जिनका नेतृत्व समावेशी और अस्थायी परिवर्तन को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बांस। ये जो है भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 जो हुआ है उसमें बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर रखा गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 ने बांस अथवा ताड़, स्टंप, ब्रश लकड़ी और बेंत को पेड़ की परिभाषा से बाहर रखा है। इसलिए बांस की कटाई और परिवहन के लिए आवश्यक परमिट की आवश्यकता इसके लिए होती थी पहले। सरकार ने तर्क दिया कि बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर करने से बांस की खेती को बढ़ावा मिलेगा और आयातित बांस पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें राजस्थान हो जाएगा। सांभर झील राजस्थान के जयपुर जिले के सांभर लेक टाउन में स्थित एक कटोरे के आकार की जो एक झील है ये। इस झील को 6 नदियों जैसे कि मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेधा और सामोद से इसमें पानी मिलता है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। तो अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार पाकिस्तान के सिंध में जो ये प्राचीन सिंधु नदी घाटी के प्रसिद्ध खंडरों में से इसे एक माना जाता है और इसे प्राचीन काल का सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक कहा जाता है। महान स्नानागार जो है मुख्य रूप से धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन कभी कभी स्नान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, ये साइंस का प्रश्न है। अब किसी कार को 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग देने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें यदि कार का वजन 1500 केजी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4500 न्यूटन। अगला प्रश्न देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 100 न्यूटन है तो दोनों के मध्य दूरी को कितना गुना बढ़ाया जाए कि यह बल 50 न्यूटन हो जाए? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें √2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक तत्व के परमाणु के m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या जैसे 2 8 + 2 इसमें अंतिम कक्षा का हो गया, तो इसमें जो 12 हो गया तो इसका परमाणु संख्या आपको 12 किस एलिमेंट का है तो वो आप बताइएगा।
आपके हिंट्स के लिए है सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखेंगे, सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, C2H5ONA। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्यूटेन की संरचना है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ब्यूटेन की संरचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4। जो हमारे यहाँ ग्रेविटेशन है उसका 1/6 भाग वहाँ पे है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व के त्वरण का जो है मान लगभग 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 2.62 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 16.6% है। चूँकि भार प्रत्यक्ष रूप से गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर चाहे कितना भी हो, चंद्रमा पर उसका भार जो है सिर्फ 16.5% ही होगा। इसी कारण से जो अभी हमारा वर्तमान में चंद्रयान तृतीय गया है, या किसी भी देश का जो वहाँ पे उतरने में दिक्कत होता है, उसका वेलोसिटी वेग बहुत ज़्यादा होता है और उसको उस ग्रेविटेशन के हिसाब से कम करने में और उसको ताकि चंद्रमा पे उसको बिठाया भी जा सके, वेग को भी कम रखा जा सके, तो ये थोड़ा सा जो है लैंडिंग की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसीलिए अभी वर्तमान में हाल ही में रूस का जो है लूना ये क्रैश कर गया और हमारा जो चंद्रयान तृतीय आपको चंद्रमा के साउथ जो पोल है उस पर आपको ये सही सलामत लैंड कर गया है। आपको इससे रिलेटेड एक नया जो जीके जीएस भी बना है तो उसको भी याद रखेंगे आने वाले परीक्षा के लिए, जहां हमारा जो लैंडर वहां पे उतरा है जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर, उसे अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये किया गया है कि अब उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। और 23 अगस्त को जब हमारा जो चंद्रमा वहाँ पे गया है तो 23 अगस्त को अब हम लोग नेशनल स्पेस डे के रूप में जानेंगे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जानेंगे। हालांकि इससे संबंधित इस पे वीडियो पोस्ट दोनों डाला गया था, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व X के एंकल परमाणु की मात्रा 2.65 गुना 10⁻⁻23 ग्राम है, वह कौन सा तत्व है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किसमें उठेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल कांच कोशिका में। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी केवल कांच कोशिका में ही उठेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धातु के एक टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 7.8 है, SI मात्रक में इसका घनत्व हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7800 kg प्रति घन मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें कारों की हेडलाइटों में किया जाता है। जो परवलयिक दर्पणों का प्रयोग है कार की हेडलाइटों में किया जाता है। इस प्रकार के जो दर्पण एक दूरस्थ स्रोत से ऊर्जा को एकत्र करके और एक उभयनिष्ठ फोकस बिंदु पर लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि कार में ये लाइट लगा है तो आपको चारों तरफ से लाइट को कलेक्ट करके बाहर यहाँ आप जहाँ चाहे वो वहाँ भेजने के लिए सक्षम रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल रंग को आपात या खतरनाक सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है, यह प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परमाणु के बोर मॉडल का शुद्धता प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एवं 4, यही दोनों हो जाएगा। इसका जो है संरचना जो 2 की पहली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, संरचना 4 की कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोर मॉडल के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवरक का हो जाएगा।
विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में अवरक एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवाल अर्थात कोरल क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 एक समुद्री जीव। प्रवाल जो है एक समुद्री जीव है। प्रवाली भित्तियां जो है मूंगे की चट्टानें उथले पानी की कटिबंधीय सामुद्रिक पारिस्थितिकीय प्रणालियां होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं की प्रकार को क्या बोलते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रेप्टिलिया। रेंगने और विसर्पण करने वाले जो कशेरुकी होती हैं जंतु, उनको जो है रेप्टिलिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मात्रा m के एक पिंड के लिए निम्न में से कौन सा आरेख स्थितिज ऊर्जा E ऊंचाई h के साथ विचरण को शुद्धतः दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें जो भी होगा लेकिन इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विशालतम अकेशेरुकी कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोलस्क अर्थात मृदु कवची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसमें लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। इसके सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर बने? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो ये मैथ का सवाल है। इस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का ये कंप्लीट होता है। अगर आपने और जो भी मास्टर वीडियो अपलोड हुआ है उसे आप नहीं देखे हैं तो जाइए उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि किरण पब्लिकेशन का 1 से 10 तक मास्टर वीडियो तैयार करके आप लोगों के रिवीजन के लिए दे दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, उसे आप जाके ज़रूर देखिए, रिवीजन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उस पर सीरीज की गई है, और अगर आप बार बार एक ही क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो संभवतः शायद अच्छी तैयारी हो सकेगी। तो आपको ज़रूर उस पर जाके देखना चाहिए। तो जाइए देखिए, मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।